स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट किया जा रहा है। उससे पहले कुछ बच्चों को फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में कुछ समस्या आई थी। 8th चैप्टर और 9th चैप्टर के संबंध में उन्होंने अपनी समस्या को कहा था। एक बार अपने क्वेश्चन आंसर देख लो। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके पेज नंबर 15 पर दिए हुए हैं। पेज नंबर 15 पर 8th नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। देखो बच्चों, इसका आंसर वैसे मैं लिखवा दूंगी, तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ मैं। क्या है इसका आंसर? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। साम्राज्य एक बहुत विशाल आकार का राज्य होता है। अब कोई राज्य का आकार विशाल होगा तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेश या बहुत सारे क्षेत्र उसमें सम्मिलित होंगे, बहुत सारी जनजातियाँ उसमें निवास करेंगी बड़े साम्राज्य के अंदर। तो जितनी भी जब बहुत बड़ा साम्राज्य होता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र उसमें सम्मिलित होते हैं, जो एक साम्राज्य के अंतर्गत मतलब शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य यही है। जैसे मुगल प्रशासन, उदाहरण के तौर पे हम मुगल प्रशासन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के अंदर, दक्षिण भारत को इतना सम्मिलित नहीं कर सकते मुगल साम्राज्य में, लेकिन उत्तर भारत के अंतर्गत, चाहे पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर भारत हो, ये सारा का सारा लगभग मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही सम्मिलित था। इसके अंदर हमारे राजस्थानी राजपूत जो थे, इसके अलावा गुजरात के अंदर, मालवा के अंदर या बंगाल की साइड के अंदर जितने भी लोग निवास करते थे वो सब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो ऐसा प्रशासन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। फिर आपका एक क्वेश्चन और था 9th नंबर का, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। बच्चों, इसका आंसर आपके 5th और 6th पेज नंबर पर दिया हुआ है, जहाँ पर आपके पांडुलिपियाँ बच्चों हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में। और पांडुलिपियों का हाथ से लिखने के कारण क्या होता है, जो मूल प्रति होती है, एक तो हाथ से लिखी होने के कारण कुछ समय पश्चात ही वो नष्ट हो जाती है। दूसरा, जो उसकी मूल प्रति होती है और जब हम उसकी नकल करते हैं तो नकल करने वाला व्यक्ति कुछ शब्दों को, अर्थ को समझ नहीं पाता है, तो वो जो समझता है उसके आधार पर लिख देता है। तो पांडुलिपियों की जब नकल तैयार की जाती थी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखकर, तो वो अपने विचारों को भी उसमें प्रकट कर देते। तो मूल प्रति और जो बाद की प्रतिलिपियाँ होती थी उनमें डिफरेंस आ जाता है। 5वें और 6ठे पेज नंबर पे इसका आंसर है, पॉइंटों में दे रखा है। सबसे पहले इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी समस्या थी। पहली समस्या तो हैंड रिटन या हाथ से इसकी लिखाई होती है। दूसरे नंबर पर ये छोटे आकार की होती थी, बहुत बड़ी, मोटी और छोटी आकार इनका होता था। और तीसरे नंबर पर इसकी जो प्रमुख समस्या आती है, कॉपी की जो प्रतिलिपियों की जो प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी, मेन या मूल पांडुलिपि की, मूल से मतलब जो मौलिक थी, जिसे पहली बार लिखा गया था, जब उसकी प्रतिलिपियों को तैयार किया जाता था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस या वेरियस डिफरेंसेस पाए जाते थे। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे जाने पर अलग अलग तरह की टेक्स्ट मतलब प्रतिलिपियाँ प्राप्त होती थी। तो ये सारी समस्याएं पाई जाती है, आपके 5वें 6ठे पे पेज नंबर पे मिल जाएगा। और फिर यदि कोई समस्या आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो जब हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी तब मैं इस क्वेश्चन को आपके सॉल्व करा दूँगी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, नए राजा और उनके राज्य, जिसके अंतर्गत हम नए राजवंशों का उदय पढ़ेंगे और राज्यों में प्रशासन की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। निकाल लिया सभी ने अपने अपने पेजों पर। यहाँ पर आपके पेज नंबर 16 पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, एक सबसे पहले मानचित्र बना हुआ है। चित्र बना हुआ है, ये उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत दिया गया चित्र है। इस चित्र के अंतर्गत आपको कश्मीर है, इंद्रप्रस्थ है, चामान, तिब्बत, नेपाल, कन्नौज, गुर्जर, प्रयाग, बनारस, चंदेल, परमार, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, मालखंड,
पूर्वी चालुक्य, कलिंग, गंगा, उत्कल, चोल, चेर, पांड्यन, ये सारे राज्यों के बारे में दिखाया गया है। साइड में मानचित्र के एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के अंतर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना बच्चों। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार को आप देखोगे इस मानचित्र में तो मध्य भारत में है। यहाँ गुर्जर प्रतिहार लिखा है ना क्वेश्चन में, वहाँ लिख लो एरो बना के, मध्य भारत में स्थित है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट इस मैप के अंदर कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में दिखाई देगा आपको राष्ट्रकूट। फिर उसके बाद आपके पाल, पाल आपके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर पूरा पूर्वी भारत की तरफ आपको पाल शब्द मिल जाएगा, पाल राज्य पाल साम्राज्य मिल जाएगा। चोल आपके तमिलनाडु और कर्नाटक पर पाया जाता था। उस समय का जो चोल राज्य था, साम्राज्य था, वो वर्तमान के तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य स्थित था। और चहमान, चौहानों के स्थान का निर्धारण, चहमान कौन से चौहान जो थे वो राजस्थान और पंजाब के अंदर स्थित थे। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? ये बच्चों मेरे द्वारा जो नाम बताए गए हैं, फिर से मैं रिपीट कर लेना अपना वीडियो और अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब हमारे द्वारा चैप्टर स्टार्ट किया रहा है। 7वीं शताब्दी के बाद से ही कई राजवंशों का उदय भारत में हुआ था। मानचित्र 1 के उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ये जो आपने पाल है, चंदेल है, राष्ट्रकूट है, चौहान है, ये सारे के सारे अभी अभी आपने मैप में देखे हैं। और अच्छे से मैप को देखोगे तो और भी बहुत सारे छोटे बड़े राज्य आपको दिखाई देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नए राजवंशों का उदय बताया गया है। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। इन्हें हम क्या कहते थे? सामंत। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। बच्चों ये सामंत की परिभाषा है। सामंत किसे कहते थे? 7वीं सदी में उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जो था उसके विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी, ये उनके अधिकार थे या मान लो कि उनसे उनकी शक्तियाँ थी। राजाओं को उनसे उम्मीद की, राजा जो थे वो उम्मीद करते थे कि वे से मतलब सामंत अपने स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण राष्ट्रकूटों का, ये जो उदाहरण शब्द है इसको अंडरलाइन कर लेना। और दक्षिण के राष्ट्रकूट जो राज्य हैं जिनके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि राष्ट्रकूट आपके महाराष्ट्र की साइड में आपके पाए जाते थे। राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, उसका नाम क्या था? दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ जो है उसे हम शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं? सोने का गर्भ। ये शब्द अर्थ करके आप नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में। नामक एक अनुष्ठान कराया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ये बच्चों आपके हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ तो आपने लिख लिया सोने का गर्भ। और इसका यदि हम इसकी परिभाषा दें हिरण्यगर्भ की क्या होती है, तो क्या होती है? ब्राह्मणों के द्वारा एक ऐसा अनुष्ठान या यज्ञ कराया जाना जो भी इसमें याजक होता है, याजक से मतलब जिसने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया है वो जन्म से क्षत्रिय ना होने पर भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। मतलब अब वो राजा की तरह से या क्षत्रिय ही माना जाएगा। तो ये एक प्रकार का यज्ञ है जो ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता था
और इसके अंतर्गत जिसके द्वारा कराया जाता था उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था, बिना क्षत्रिय होते हुए भी। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का भी इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक तथा राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का अध्ययन किया जाएगा। आपको इसमें जो परिभाषाएं लिखनी है, एक तो ये जो क्वेश्चन दे रखा था, चैप्टर स्टार्ट हुआ था पेज में, गुर्जर प्रतिहार कहाँ के रहने वाले, वर्तमान में ये कहाँ पर है, मध्य भारत में। राष्ट्रकूट जो है महाराष्ट्र में। पाल जो पश्चिम बंगाल में है, जो मेरे द्वारा बताया गया था आंसर। इसके अलावा सामंत की परिभाषा आपको कॉपी में लिखनी है। फिर इसके अलावा आपको हिरण्य गर्भ का शाब्दिक अर्थ भी लिखना है, और हिरण्य गर्भ के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसकी पूरी परिभाषा भी लिखनी है, जिसका अर्थ कि होता है क्षत्रिय बनाने के लिए किया गया यज्ञ, जिसमें व्यक्ति क्षत्रिय ना होते हुए भी याजक यज्ञ के माध्यम से क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।